अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मेनिंजेस। ठीक है, हमने नर्वस सिस्टम शुरू किया था। नर्वस सिस्टम के बाद हमने सबसे पहले, अगर पुरानी वीडियोस देखी हो तो हमने ब्रेन स्टेम किया हुआ है पहले से, लेकिन अब हम मेनिंजेस की तरफ आए हैं। तो मेनिंजेस सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, जो हमारे पास प्रोटेक्शन कर रही होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, ब्रेन में इसकी 3 लेयर्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में इसकी जो है तो हमारे पास उसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इसकी 3 लेयर्स होती हैं और किस तरह इसकी ओरिएंटेशन होती है। तो सबसे पहले एक डायग्राम में अगर हम देखें, ये ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कोई भी बोन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पैराइटल बोन। ठीक है, ये आ गई पैराइटल बोन। अच्छा, पैराइटल बोन के बाद हमारे पास मेनिंजेस की 3 लेयर्स आ जाएंगी। 3 लेयर्स जो है वो हमारे पास कौन कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर। ठीक है, पिया या पाया मैटर। अच्छा, अब जो ड्यूरा मैटर होती है इसकी आप अपनी जो है 2 लेयर्स होती हैं। तो ये हम एक एक करके इधर पहले तो डायग्राम में देखते हैं और उसके बाद फिर जो है तो पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले, अब ये क्योंकि बोन है, ठीक है, तो बोन की तरफ वाला जो ड्यूरामेटर की लेयर होगी उसको हम कहेंगे पेरीऑस्टियल लेयर। पेरीऑस्टियल लेयर, ठीक है, ऑफ द ड्यूरामेटर, या फिर इसको एंडोस्टियल लेयर भी कहते हैं, एंडोस्टियल लेयर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है नीचे वाली, उसको हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर, क्योंकि वो मेनिंजिस की तरफ होती है, मेनिंजियल लेयर। अच्छा, ये हमारा हो गया क्या चीज, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? ड्यूरामेटर। अच्छा, इसके बाद फिर अगली है हमारे पास, इसके नीचे वाली, उसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। और फिर जो तीसरी वाली है वो है हमारे पास पाया मैटर, पाया मैटर। ठीक है। अच्छा, इन सब के बीच में हम अभी देखें तो स्पेसिस भी हमें नजर आ रही है ना। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली स्पेस है उसको हम देखें, जो किस किस के बीच में है? दोनों ड्यूरा मैटर की लेयर्स के बीच में, पेरियोस्टियल एंड एंडोस्टियल लेयर, पेरियोस्टियल और मेनिंजियल लेयर के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेस है। अगर हम ये साइड्स पे देखें ना तो हमें बिल्कुल नहीं नजर आती। तो साइड पे बिल्कुल जुड़ी होती है, जो हमारे पास जहाँ पे जो साइनसेस होंगे सिर्फ वहां पे ये हमें नजर आएगी स्पेस। इस स्पेस को हम कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाली स्पेस है जो कि हमारे पास मेनिंजियल लेयर, ठीक है, और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में है, इसको हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, और इसके नीचे जो है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, क्योंकि वो एरेक्नॉइड मैटर के नीचे होगी। ठीक है, तो ये हम सारी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, हमने कहा कि ब्रेन में इसकी 2 लेयर्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड में इसकी सिर्फ एक लेयर होती है। हमारे पास जो ये पेरियोस्टियल लेयर है ना, ये फोरामेन मैग्नम की तरफ जाके इधर जो है कि खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये मेनिंजियल लेयर है ये फोरामेन मैग्नम के पास जाती है और उसके बाद फिर नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड भी एक्सटेंड करती है। तो ये जो मेनिंजियल लेयर है ये एक्सटेंड करेगी और पेरियोस्टियल लेयर खत्म हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ एक लेयर रह जाएगी। ठीक है, ये टफ और हाईली वेस्कुलर लेयर्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें एक पोटेंशियल स्पेस होती है जो हमारे वैसे तो जो है तो स्पेस नहीं होती, लेकिन सिर्फ जो है तो हमारे पास कहां पे होगी स्पेस? जो साइनसेस होते हैं। इस साइनस को हम क्या कहते हैं? ये है हमारे पास सुपीरियर ड्यूरल साइनस कहते हैं इसे। ठीक है, वैसे सुपीरियर सैजिटल साइनस भी कहते हैं इसे। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज है? अगर हमें इधर इस स्पेस में कहीं पे भी जो है तो जगह नजर आ रही है, वैसे तो इधर जगह नहीं है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच में इस पोटेंशियल स्पेस में अगर स्पेस बन रही है तो वो कोई ना कोई उसमें जो है पैथोलॉजी हुई होगी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा फॉर एग्जांपल इधर इंजरी हो जाए, इधर ब्लीडिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एपीड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, एपीड्यूरल हेमाटोमा को थोड़ा पढ़ते हैं, वो कैसे होता है। हमारी जो साइड जो है टेम्पल वाली साइड, ठीक है, टेम्पोरल रीजन, वहां पे एक आर्टरी होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किसी भी वजह से अगर रप्चर हो जाए तो उसमें हमारे पास एपीड्यूरल हेमाटोमा आ जाता है। इन पेशेंट्स में अगर हम सीटी स्कैन कराएं ना तो उसमें क्या नजर आएगा? जिस तरफ अगर फॉर एग्जांपल इसका ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे अगर जो है तो हिट हुआ है किसी भी वजह से, तो इधर जो है अगर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है रप्चर हो गई है तो इसके एपीड्यूरल स्पेस में ब्लड आ जाएगा और हेमाटोमा बन जाएगा। और ये किस शेप का होगा? बाय कन्वेक्स लेंस की शेप का। बाय कन्वेक्स होता है ना, ये एक कन्वेक्स साइड, एक ये दूसरी कन्वेक्स साइड। ठीक है, तो इस शेप का जो है हेमाटोमा हमें नजर आएगा। और ये हमें क्या बता रहा होगा कि एपीड्यूरल स्पेस में ब्लड है और इसको हम कहेंगे एपीड्यूरल हेमाटोमा। अच्छा, इन सीटी स्कैन में हम देखेंगे कि जो फास्ट सेरिब्री है ना वो भी डिफ्लेक्ट हुई होगी। ठीक है, वो क्यों डिफ्लेक्ट हुई होगी? क्योंकि फ्लाक्स सेरिब्री जो है वो हमारे पास यही जो मेनिंजियल लेयर है ना,
इसी की जो है एक्सटेंशन होती है, ये अंदर आई होती है। इसकी 4 एक्सटेंशन जो होती हैं, ये हम अभी नहीं पढ़े, लेकिन एक उसमें याद रखें कि फाक्स सेरेब्री होती है, ठीक है। और वो टेंटोरियम सेरिबेली और वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो भी इसी की ही एक्सटेंशन होती हैं। तो 4 होती हैं मेन, लेकिन अभी ये फाक्स सेरेब्री पे ध्यान दें कि जब भी एपिड्यूरल हेमाटोमा होगा तो फाक्स सेरेब्री जो है वो अपनी जगह से डेविएट हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। इन लोगों की हिस्ट्री क्या होगी कि वो उनके जो अटेंडेंट्स होंगे या खुद अगर वो कॉन्शियस हुए तो क्या बताएंगे कि क्या हुआ था। तो ये ऐसे होगा कि इनको किसी भी वजह से टेम्पल पे हिट हुआ है, जो टेम्पोरल रीजन है उसकी वजह से हिट हुआ है। तो या तो उसी टाइम पे ये अनकॉन्शियस हो जाएंगी, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उस टाइम तो ये होश में हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ये टाइम डेज भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उस टाइम के बाद जो है तो ये अनकॉन्शियस हो जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। और वो टाइम के जब फॉर एग्जांपल इनको हिट हुई, ठीक है, और ये कॉन्शियस रहे और फिर अनकॉन्शियस हुए, फॉर एग्जांपल वो एक वीक है या एक दिन है, तो उसको हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको आज जो है तो टेम्पल पे हिट हुआ, उसके अंदर जो है तो एमएमए रैप्चर हो गया, लेकिन उसे भी पता नहीं है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो वो जा रहा है, लेकिन वो 1 या 2 दिन के बाद जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। तो 2 दिन उसका ल्यूसिड इंटरवल होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? अगर तो ये हेमाटोमा जो है लोकलाइज्ड है ना, ठीक है, यानी कि किसी भी आगे जो वो होते हैं ये साइनसेस उन तक नहीं गया, तो हम इधर से इसको जो है ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वेंट्रिकल्स तक चला गया है या फिर साइनसेस में चला गया है, ठीक है, अगर वेंट्रिकल्स में मेनली चला गया है तो फिर इसको जो है तो हम क्रेनियोस्टोमी करेंगे, उसको खोलेंगे और अंदर जाके शंटिंग करके निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है तो वेंट्रिकल्स पे खतरनाक करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे एपिड्यूरल स्पेस इन स्पाइनल कॉर्ड कैसी होगी, अब हमने कहा कि जो एपिड्यूरल स्पेस है वो दोनों ड्यूरा मैटर की लेयर्स के बीच में, लेकिन जो हमारा पेरियोस्टल या एंड ऑस्टियल लेयर है वो तो स्पाइनल कॉर्ड में है ही नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड में एपिड्यूरल स्पेस कैसी होगी? तो स्पाइनल कॉर्ड में एक लेयर तो होती है ना जो मेनिंजियल लेयर है, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की अपनी एक जो है तो लेयर होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की, पेरियोस्टियम की लेयर। तो उन दोनों के बीच में स्पेस बनता है, और ये जो है ये ट्रू स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जगह होती है हर वक्त, यहाँ पे सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, सीएसएफ तो नहीं है यहाँ पे जो है तो बस जो है तो ये ट्रू स्पेस होता है। अच्छा, ये कुछ जनरल चीजें हैं कि स्ट्रोक अगर एक साइड पे हो जाए, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे हो, तो लेफ्ट साइड पे हेमिप्लीजिया यानी पैरालिसिस आधे साइड का हो जाएगा। और ये कुछ जो है तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक्साइटेटरी, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, वो भी सारी इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया सारा ड्यूरा मैटर और सब वो एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। इसके बाद है एरेक्नॉइड मैटर। अच्छा, एरेक्नॉइड मैटर जो है वो हमारे पास इनपर्मिएबल मेम्ब्रेन होती है, इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके ऊपर हमारे पास सब ड्यूरल स्पेस होती है और इसके नीचे सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, ठीक है। तो हम मेनली पढ़ेंगे इन स्पेसिस को। तो सब ड्यूरल स्पेस की अगर हम बात करें, ठीक है, उधर अगर हेमाटोमा हो जाए तो वो किस वजह से होगा? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे कुछ वेन्स होती हैं, सुपीरियर सैजिटल वेन्स, ठीक है। तो ये उन वेन्स की वजह से जो है तो वो वेन्स अगर रप्चर हो जाएं तो उनकी वजह से इधर हेमाटोमा हो सकता है। तो वेन्स जो है रप्चर हो जाएंगी तो ब्लड जो है वो सबड्यूरल स्पेस में आ जाएगा। अब ये सबड्यूरल स्पेस में जो ब्लड आ रही है एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा, बल्कि ये जो है तो इस तरह एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें जो है तो जब सीटी स्कैन करते हैं तो एक क्रिसेंट जो मून होता है ना, बिल्कुल पतला सा ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है तो हेमाटोमा नजर आता है। तो जब हमें इस तरह का हेमाटोमा नजर आएगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि इसका फाक सेरेब्री जो है वो इतना डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा जोर जो है एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एरेक्नॉइड मैटर तो जो है तो उसका फाक सेरेब्री से काम ही नहीं है, तो इसलिए इधर फाक सेरेब्री डिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। और एक और चीज क्या है कि क्रिसेंट शेप हेमाटोमा होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब ड्यूरल हेमाटोमा है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री क्या होगी? पहली चीज क्या है कि हमारे पास ब्रेन जो है उनमें थोड़ी छोटी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, हर वक्त बिल्कुल हल्की सी। तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आगे एकदम से उसके ट्रक आ जाता है। जब ट्रक आता है तो उसने क्या करना है, एकदम से ब्रेक करनी है, ठीक है। अब जब वो ब्रेक करेगा तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम कहेंगे कि ये डिसेलरेशन इंजरी है, ठीक है, वो बिल्कुल हेड ऑन इंजरी होगी, उसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ जाके वो टकराएगा, ठीक है। तो जब इस तरह करते हैं तो उसका जो है सर बिल्कुल आगे जाएगा, और इन लोगों में अगर फॉर एग्जांपल वो ओल्ड एज में भी था तो उसका ब्रेन वैसी एट्रोफी हुआ होगा, ठीक है, तो उन लोगों में बहुत ज्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, और उनमें जो है तो ये वेन्स जो है रप्चर हो जाती है। जब ये वेन रप्चर हो जाएंगी तो जो है तो ब्लड चला जाएगा सबड्यूरल स्पेस में, उधर स्प्रेड हो जाएगा और हमें इस तरह का एक जो है तो हेमाटोमा नजर आ जाएगा। अच्छा, इन लोगों में अगर इनकी ट्रीटमेंट ना हो तो फ्लक्चुएशन होती है ऑफ फ्लक्चुएटिंग एपिसोड्स ऑफ अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
कि ये 1 साल तक ठीक थे और उसके बाद ये एकदम बेहोश हो जाते हैं। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि 1 साल पहले की इंजरी हो, उन्होंने चेक ना कराया, उसमें जो है तो रप्चर हुआ हो लेकिन उनको पता ना हो। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल के बाद है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस में अगर हेमरेज हो जाए। बाकी हम कह रहे थे हेमाटोमा, लेकिन यहाँ पे हेमरेज होता है। ठीक है, तो इसकी मेन वजह क्या है, क्योंकि ये स्पेस जो है यहाँ पे CSF भी होता है, यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस भी होता है। सर्कल ऑफ विलिस हम लोग जो है तो एक और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सर्कल ऑफ विलिस मेनली जो है तो ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन होती है, इसमें एनास्टोमोसिस होते हैं बहुत ज्यादा आर्टरीज का। ठीक है, तो अब इन आर्टरीज में ना कभी कभी क्या होता है, एन्यूरिज्म बनने शुरू हो जाते हैं। एन्यूरिज्म इस तरह, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल आर्टरी है ना, ठीक है, सीधी जा रही है। एन्यूरिज्म में क्या होगा, इसमें इस तरह एक बल्ज आउट, एक बेरी टाइप बन जाएगा। इस जब बेरी बन जाए तो उसको हम कहते हैं बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, कोई बेरी एन्यूरिज्म हो जाए, यहाँ पे वैसे ही कोई आर्टेरियो वेनस मालफंक्शन हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि ये फटने शुरू हो जाती हैं आर्टरीज या वेन्स। अगर बेरी न्यूरिज्म होगा तो ये एन्यूरिज्म फटेगा। ठीक है, उसकी वजह से वो जो ब्लड होगा वो हमारा चले जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, जो कि हमारे पास एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में है। अब जब वहां पे चला जाएगा तो वहां पे हमने कहा कि वहां पे CSF भी है। ठीक है, तो इसको हम, अच्छा, तो इनकी डायग्नोसिस में हमें आसानी होती है कि हम लंबर पंक्चर करा लेते हैं। लंबर पंक्चर मेनली होता है L3 L4 के जगह पे, L3 L4 के लेवल पे हम क्या करते हैं कि एक नीडल घुसा के वहां से जो है तो CSF का सैंपल लेते हैं। L3 L4 क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे ऊपर करेंगे तो ऊपर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होगी। L3 L4 के L2 तक जो है तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, उसके नीचे हम जो है तो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए जो है तो हम उधर से CSF लेंगे। अगर ऊपर जो है हेमरेज हुआ होगा तो उसमें ब्लड होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें ब्लड मिलेगा उस CSF में, तो हम जो है तो ये कंफर्म कर लेंगे कि ऊपर हेमरेज हुआ है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि किस आर्टरी में हेमरेज हुआ है ना, तो उसके लिए फिर हम CT एंजियोग्राम करते हैं। CT एंजियोग्राम में हम स्पेसिफिक फिर आर्टरी पता चल जाती है कि कौन सी आर्टरी जो है वो बस्ट हुई है। अच्छा, इसकी जो है तो फिर हम जो है क्या करेंगे, हिस्ट्री क्या हो सकती है कि वो बंदा क्या हिस्ट्री पेश करेगा, कब हम लंबा पंक्चर कराएंगे। तो उसको जो है तो एकदम अगर शार्प शूटिंग जो है तो सडन हेडेक्स हो रहे हैं ना, एकदम से बहुत तेज हेडेक्स, उसके अलावा जो है उसके साथ साथ वॉमिटिंग और नोजिया हो रहा है, और एकदम से वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियसनेस डिपेंड करती है टू द ऑनसेट ऑफ ब्लड इन ब्रेन। ठीक है, कि कितना जो है तो ब्लड फैल चुका है। ठीक है, अगर तो वो जो है अनकॉन्शियस हो रहा है तो हमारा शक इस तरफ जा सकते हैं और हम फिर जो है तो कंफर्म कर सकते हैं लंबा पंक्चर के थ्रू, और फिर जो है तो उसकी आर्टरी कंफर्म कर सकते हैं CT एंजियोग्राम के थ्रू। तो ये सारा था सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्रेन के अंदर भी हेमरेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं इंट्रासेरिब्रल हेमरेजेस, यानी कि सेरिब्रम के अंदर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर हो जाए अगर हेमरेज। तो ये मेनली होता है हाइपरटेंशन की वजह से। अगर एक बंदा है उसका जो है वो BP बहुत ज्यादा शूट कर गया है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंट्रासेरिब्रल आर्टरी है वो हेमरेज हो सकते हैं, वो बस्ट हो सकती है। और इनका साइन और सिम्टम डिपेंड करेगा कि कौन सी आर्टरी रप्चर हुई है और कौन सा लोब या लोब्यूल ऑफ द ब्रेन जो है तो वो डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीपिटल लोब में खराब हुआ है तो विजन खराब होगा, टेम्पोरल में हुआ है तो फिर और उस तरह के हिसाब से, जिस तरह फ्रंटल में हुआ है तो थिंकिंग खराब होगी। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और ये सारा चीज हो गया। इसके अलावा हमने कहा कि जैसे हमने कहा कि ड्यूरा मैटर जो है वो हाईली वास्कुलर होती है, एरेक्नॉइड जो है वो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, तो जो पाया मैटर है वो भी वास्कुलर लेयर होती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जनरल चीजें कि जो CT स्कैन होती है वो सेंसिटिव होती है हेमरेजेस के लिए। जैसे हमने ये सारे पढ़े तो इनमें CT स्कैन ज्यादा काम करेगी। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू खराब हो रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो है तो टिश्यू डेथ हो रही है उसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तो उसके लिए हम फिर MRI कराते हैं कि टिश्यू स्टेटस पता करने के लिए। तो उसके लिए हम कहते हैं सेंसिटिव टू इन्फाक्शन, सेंसिटिव टू इन्फाक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। इसमें हमें हाइपर इंटेंस लीजन्स नजर आते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या नजर आ रहा था, उसमें हमें हाइपर डेंस लीजन्स नजर आ रहे थे। CT में हाइपर डेंस लीजन नजर आते हैं और इसमें हाइपर इंटेंस लीजन नजर आते हैं, लेकिन ये अभी हमारा काम नहीं है इनके साथ। तो ये था सारा मेनिंजिस। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।